नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अमन अपडेट्स में। और आज हम देखेंगे देश दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबरों और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के। और हर दिन की तरह शुरुआत आज अपनी लाइनों से। आज एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूर्ण तिथि है, इस वजह से आज उन्हीं की लाइन लाए हैं। यदि आपको सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। तो आपको यानी संघर्ष, सूरज की चमक से मतलब है अपनी कीर्ति, अपनी वैभव को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सफलताओं को पाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी की पहचान चाहते हैं, तो उसकी तरह जलने से मतलब है होगा कि आप संघर्ष करना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले की जो हमारी खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रही। खेबर सेकन खेबर सेकन किस देश की अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी की लंबी दूरी की ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल यानी सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो ये ईरान द्वारा इसे विकसित किया गया है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ईरान की खेबर सेकन मिसाइल सुर्खियों में रही। या खोर खोरराम शहर मिसाइल परिवार की चौथी पीढ़ी की ठोस ईंधन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किस रूप में तेजी से उभरता हुआ देश बताया है जिसके रक्षा निर्यात में भारी उछाल आया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में अपने जो विश्वसनीय वैश्विक और रक्षा भागीदार है इसमें उभरता हुआ देश बताया है। और इसके विश्लेषण की बात की जाए तो 26 जुलाई 2026 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि भारत आज दुनिया के एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार रक्षा भागीदार देश बना है और भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और ऐसे प्रश्न लगभग आपको देखिए मिलेंगे। देखिए, आज मुझे कहीं जाना है बहुत जरूरी काम से, इस वजह से हम आज जो है ज़्यादा स्टैटिक या फिर साइंस के फैक्ट नहीं जोड़ पाए। और वैसे भी आपको पता है कि हम साइंस की क्लास सीरीज चलाए हैं, तो साइंस क्लास में आपको मिल जाएगा और कुछ स्टैटिक के विषय मिल जाएंगे। इस वजह से ये तो करंट अफेयर की क्लास को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रुप डी वगैरह एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे जैसे पहले होती थी। और तीसरा प्रश्न हमारा है जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को 45वें यूनेस्को विश्व धरोहर के साइट रूप में शामिल किया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के किस सत्र में और कहाँ किया गया? तो जो बुसान शहर है दक्षिण कोरिया का, वहां पर यह आयोजन हुआ था इसका। और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये 45वां यूनेस्को, इसका 44वां जो था वो जो मराठा सैन्य परिदृश्य था वो था 45वां बन के आया है, जो सारनाथ बौद्ध मठ है उसका। तो 25 जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जो 48वें क्रम की है, भारत के आधिकारिक नामांकन प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को सर्वसम्मति से विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। और बात करें ऐतिहासिक महत्व, बात करें सारनाथ की, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की, अपना पहला उपदेश दिया जिसे धम्मचक परिवर्तन सूत्र दिया था और बौद्ध संघ की स्थापना की। यानी यहाँ पे पहला उपदेश और ज्ञान प्राप्ति और बौद्ध संघ की स्थापना यही हुई। या बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड 4 पवित्र स्थान माने गए हैं जो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो सारनाथ को यूनेस्को के विश्व धरोहर के 45वां अमूर्त के रूप में शामिल किया गया है, मूर्त के रूप में। और प्रमुख स्मारक की बात की जाए, इस धरोहर स्थल में मुख्य रूप से धमे स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप के अवशेष हैं और सम्राट अशोक का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भी शामिल है। सारनाथ में है ना अशोक स्तंभ, तो वो भी शामिल किया गया है जिसका सिंह शीर्ष वर्तमान में भारत राष्ट्रीय प्रतीक है। इन जो अशोक स्तंभ का जो सिंह है उसमें बना शेर बना वो वर्तमान भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। भारत की वैश्विक रैंकिंग की बात की जाए, सारनाथ के शामिल होने के साथ भारत अब कुल 45 यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल पर 37 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और एक मिश्र शामिल हो कुल बन गया है। इस संख्या के साथ भारत दुनिया 6ठे स्थान पर है और एशिया प्रशांत देश में देखें तो दूसरे स्थान पर भारत की रैंक हो गई है 45 यूनेस्को विश्व धरोहर के साथ। और उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बात करें तो यह ताजमहल
आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा यानी यूनेस्को मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है, जो राज्य के बौद्ध सर्किट पर्यटन को अत्यधिक मजबूती देगा। ये चौथे उत्तर प्रदेश के लिए चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर होगा। और इसके पहले ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश के। और अगले चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 25-26 जुलाई 2026 को पश्चिमी भारत विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में किस दुर्लभ घातक वायरस का प्रकोप चर्चा में रहा, जिसके कारण अब तक कई बच्चों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है? तो चांदीपुरा वायरस, इसकी पुष्टि की गई है। और इसके बारे में देखें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार चांदीपुरा वायरस यानी CHPV के प्रकोप के कारण गुजरात में इलाज करा रहे राजस्थान के बच्चों के सहित कुल 9 मौतें की पुष्टि हो गई है। यह वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई यानी मक्खी के काटने से फैलता है और मस्तिष्क में तीव्र सूजन पैदा करता है। विज्ञान और स्वास्थ्य खंड के तहत यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है। और पांचवा प्रश्न हमारा जो है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्ट ग्लोबल माइनिंग एंड मेंटल्स वाटर डेटा सेट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत खनन और धातु शोधन संयंत्र अत्यधिक जल संकट से वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो 38% ऐसा भाग है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 38% माइनिंग और मेटल रिफाइनिंग प्लांट बेहद गंभीर वाटर स्ट्रेस यानी जल की कमी या शुष्क क्षेत्रों में से जूझ रहे हैं। वहीं अफ्रीका के मध्य पूर्व में 81% खदानें अत्यधिक सूखे और जोखिम का सामना कर रहे हैं। यानी पूरे विश्व में 38% भाग ऐसा है जो माइनिंग का क्षेत्र है, वहां पर सूखा और पानी की वजह से ग्रसित हैं। और लगभग इन सब का जो 38% निकाला, जो पूरे पार्ट का 81% सिर्फ अफ्रीका में ही और मध्य पूर्व में ऐसा देखने को मिल रहा है। छठवां प्रश्न जो है हमारा, हाल ही में विज्ञान और भूविज्ञान के क्षेत्र में हुई एक बड़ी खोज के तहत वैज्ञानिकों ने पश्चिमी भारत में डायनासोर की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसके पास एक अनूठी सींग जैसी पूंछ की कलगी यानी हॉर्न लाइक टेल क्रेस्ट थी। इस नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? तो सेराटोकार्डिया एंटीगुआ इसका नाम रखा गया है। और इसके बारे में देखा तो जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में वैज्ञानिकों ने पश्चिम भारत में एक नई लंबी गर्दन वाली डायनासोर की प्रजाति यानी कार्टेकैडुआ एंटीगुआ की खोज की है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी पूंछ पर पाई गई सींग जैसी संरचना है। और अगला प्रश्न जो हमारा होगा, सातवां प्रश्न, 25 जुलाई 2026 को भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब जीता है? जो अनाहत सिंह है, उन्होंने स्क्वैश के आपका नाम आएगा तो आप कुछ नहीं समझ पाते हैं इंडिया की तरफ से, तो अब अनाहत सिंह का नाम जरूर दे दें। ये आपका लगभग 90% मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 90% में आपका सही हो जाएगा। तो ऐतिहासिक खिताबी जीत की बात करें, भारतीय स्क्वैश सनसनी अनाहत सिंह ने गर्ल्स सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त मिस्र की रुकैया सलेम को सीधे गेम में 3-0 3-0 से हरा दिया। इनका स्कोर है 11-3, 11-7 और 11-9, यानी पूरी तरह से डोमिनेट किया है। यहाँ पर से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और भारत का पहला व्यक्तिगत जूनियर खिताब देखिए, इसके बारे में और देख ले। इस जीत के साथ अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। यानी स्क्वैश में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी अनाहत सिंह जी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में ज्योत्सना चिनप्पा फाइनल में पहुंचकर उप विजेता रनर अप रही थी। मिस्र का दबदबा खत्म देखे तो अनाहत सिंह ने इस जीत के तहत साथ महिला एकल स्पर्धा में 13 वर्षों से चला आ रहे मिस्र के लगातार खिताबी सफर को तोड़ दिया है। उन्हें 2010 के बाद यह खिताब जीतने वाली गैर मिस्र खिलाड़ी बनी, यानी अभी तक 2010 के बाद लगातार मिस्र की खिलाड़ी जीतती थी। तो बहुत बड़ा यहाँ पर उपलब्धि होगी इंडिया के लिए और अनाहत सिंह के लिए इंडिविजुअल। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन देखे नियाग्रा ऑन द लेक ओंटारियो यानी कनाडा में किया जा रहा है, इसका आयोजन हो रहा है। आठवां प्रश्न देखेंगे तो जुलाई 2026 को भारतीय स्टार एथलीट ने 23वें राष्ट्रमंडल में कुल 190 किलोग्राम का रिकॉर्ड उठाकर भारत की प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और इसकी बात करेंगे तो मीरा चानू जी है ना, इन्होंने मतलब इनकी बात ही अलग है। ये ऐसे सम्मानित हैं जिन्हें भारत मतलब जितने रत्न दे सके, भारत के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार होगा हर क्षेत्र में जो भी देखें, खेल क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार हो वो इनके लिए कम है।
क्योंकि इन्होंने हर जगह सभी प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहराया है। लगभग आप ये समझ लीजिए, अगर कहीं बात आती है ना, ये अगर मीराबाई चानू भारोत्तोलन की बात, तो अगर महिला वर्ग में मीराबाई चानू से पूरे देश को ही पूरी तरह से इन पे भरोसा रहता है कि स्वर्ण मिलेगा ही। भारत की शीर्ष महिला भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 190 किलोग्राम, जिसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क भार उठाकर भारत का स्वर्ण पदक का खिताब खोला है। तो इन्होंने खाता खोल दिया है और मीराबाई चानू ने इस तरह से, और थोड़ा डिटेल है उसको भी जान लेते हैं। स्वर्ण पदकों की हैट्रिक की बात करें, इस जीत के साथ 31 वर्षीय मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लगातार 3 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड कोस्ट 2018 में, बर्मिंघम में 2022 में, ग्लास्गो में 2026 यानी 3 लगातार गोल्ड हो गए हैं, जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं। उन्होंने साल 2014 के ग्लास्गो खेलों में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की बात करें, उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान स्नैच में 85 किलोग्राम का कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम का नया गेम्स रिकॉर्ड भी स्थापित किया। भारत का अब तक प्रदर्शन देखें, इन खेलों में भारत के लिए सबसे पहला पदक पैरा पावर लिफ्ट यानी झंडू कुमार ने जीता, जबकि सक्षम खेलों में पहला पदक वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने 60 केजी वर्ग में जीता है। मीराबाई चानू ने देश का पहला गोल्ड दिलाया है। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के क्षेत्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर बिना महंगे ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के हर मौसम में सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए भारत की किस स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को तैनात करने की घोषणा की है। तो जो गगन नेविगेशन है, इसको तैनात करने की घोषणा की है। और इसके विस्तृत बात करें तो विमानन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के तहत सरकार भारत की स्वदेशी सैटेलाइट बेस्ड एग्मेंटेशन प्रणाली गगन, जिसका फुल फॉर्म होगा जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म होगा, का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दी है। इससे छोटे शहरों टियर 2 और टियर 3 के जो शहर होंगे कि हवाई अड्डों पर खराब मौसम में भी विमानों को सुरक्षित और सटीक लैंडिंग हो सकेगी। 10वें प्रश्न जो हमारा है, आखिरी प्रश्न होगा। भारत के विदेश मंत्री ने 25 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना के 60वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में को संबोधित किया है। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है, जहां ओपेक का भी मुख्यालय है। और इसके बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 1966 में स्थापित की गई, जिसे यूनिट्रायल यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की एक 60वीं वर्षगांठ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भारतीय विदेश मंत्री ने संबोधित किया है। इस आयोग का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और वर्तमान में इससे 70 सदस्य देश शामिल हैं। और देखेंगे अपने जो आखिर मतलब डेली चल रहा है कि अब एक तक तो हम याद कर रहे थे जुलाई की महत्वपूर्ण लगातार कर रहे थे, तो हमने कल चलाया था जिसमें महत्वपूर्ण 2-2 महीने का लगातार महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होंगे उसको हमने शुरू किया है। तो जनवरी फरवरी का देख लिया था, अगर आप देखे नहीं तो मेरी अगली वीडियो को जरूर देख लें, उसमें करंट अफेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस भी कराए हैं। तो मार्च, आज हमारा मार्च और अप्रैल का महीना होगा, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 23 मार्च की बात करें तो मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस 23 मार्च को दोनों दिन मनाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु को इसी दिन फांसी दी गई थी। 24 मार्च की बात करें 24 मार्च को विश्व क्षय यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। और मार्च के बाद अप्रैल महीने का देखें प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि इसी दिन जो WHO की स्थापना हुई थी। और 10 अप्रैल को बात करें तो विश्व हेमोपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस, 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्मरण दिवस और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हेमोफोलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, यूनेस्को वाले जस्ट हमने पढ़ के आए थे ना 18 अप्रैल इसी दिन।
इसका गठन होता है। 21 अप्रैल की बात करें, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत इसी दिन लागू हुआ था, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब ये 22 तारीख वाला ना, ये आप याद कर लीजिए। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारी क्लास आज यही इतनी ही बड़ी रहेगी। तो क्योंकि अभी हमें साइंस वाली क्लास भी रिकॉर्ड करनी है और इसके बाद मुझे कहीं जाना है, तो इतनी बड़ी आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपकी वीडियो कैसी लग रही है, करंट अफेयर में कुछ सुधार हो रहा है मुझसे, अच्छा ऐड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और जो मेरी साइंस सीरीज चल रही है वो ठीक रही चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं और भी अच्छा उसमें करने की कोशिश करूंगा, और फैक्ट जोड़ने करूंगा, कुछ फिगर आउट मतलब फिगर लेके आऊंगा जिसकी वजह से समझाने और समझने दोनों में आसानी होगी। तो क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।